हेलो एवरीबॉडी। आपका जो साइटोजेनेटिक्स का टॉपिक है उसमें एक वर्ड आ रहे हैं क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। तो हम उन्हीं को आज वन बाय वन देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन, इनका ओरिजिन, इनका मियोसिस में बिहेवियर क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में कंसिडरेशंस लेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस या ऑल्टरेशंस हैं क्या? इनको पुराने ज़माने में क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ही बोला जाता था। आज भी कई जगह पे बोल दिया करते हैं, बट सूटेबल वर्ड इज द क्रोमोसोमल एब्रेशन और द ऑल्टरेशन। इट रिफ्लेक्ट्स एनी काइंड ऑफ चेंज इन द क्रोमोसोम. That change may be in its structure or in its number. If there is any change, we will say it is the altered chromosome. Okay? Or there is something that is called chromosomal aberration. जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो अगर उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आ गया या उसके नंबर में कोई डिफरेंस आ गया तो डेफिनेटली हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट तो होना है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग के केस में मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, इनफर्टिलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स, जैसा कि डाउन सिंड्रोम आपने नाम सुना हुआ होता है, वो ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कह सकते हैं या एब्रेशंस कह सकते हैं। ओके, और ये जो चेंज है वो सब्सटेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े चेंजेस होते हैं। और इसी वजह से सब्सटेंशियल साइज होने की वजह से या सब्सटेंशियल चेंज होने की वजह से हम इनको नॉर्मली क्रोमोसोमल म्यूटेशन ना बोल के क्रोमोसोमल एब्रेशन बोला करते हैं। बेसिकली इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वो ग्रुप जिनमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन में जो जेनेटिक अमाउंट है वो बदल रहा है, या तो वो कम हो रहा है या तो वो ज़्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हमने कहा डिलीशन, और अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया है तो हमने उसको बोला डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन कैसे भी हो सकता है? जैसे सपोज कर लीजिए कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें पूरा का पूरा जीनोम डुप्लीकेटेड है, तो जीनोम लेवल पर भी हो सकता है, क्रोमोसोम लेवल पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया तो एक क्रोमोसोम तो पहले ही था, तो सॉरी दो क्रोमोसोम पहले ही थे डिप्लॉइड स्टेट में, और एक का कॉपी और बन गया तो टोटल बन गए 3, ट्रिप्लॉइड स्टेट आ गया। या दोनों की एक एक कॉपी बन गई तो टेट्राप्लॉइड स्टेट आ गया। तो पॉलीप्लॉइडी भी अपने आप में एक जीनोम लेवल पे या क्रोमोसोमल लेवल पे डुप्लीकेशन को शो करती है। तो ऐसे ही अगर किसी क्रोमोसोम के फ्रैगमेंट का, जिसमें हो सकता है कुछ जीन हो, उनका भी डुप्लीकेशन हो सकता है। इसी तरीके से उनका डिलीशन भी हो सकता है। तो ये तो रहे वो बदलाव। डुप्लीकेशन एंड डिलीशन represent those kind of chromosomal alterations in which the total amount of genetic information within the chromosome is changed, or within the genome that can be changed. Okay. दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल जो है या जेनेटिक अमाउंट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब जब जहाँ जिस पोजीशन में वो थे वो पोजीशन अब देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल इन्वर्जन, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस जो होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कोई भी क्रोमोसोमल सेगमेंट कटेगा और 180 डिग्री से रोटेट होगा और फिर कहीं पे लग जाएगा, तो ये रहा इन्वर्जन। इसी तरीके से ट्रांसलोकेशन में जेनेटिक अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन किसी एक क्रोमोसोमल पेयर में से वो जेनेटिक अमाउंट निकल कर और वो कहाँ चला जाएगा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में कहीं चला जाएगा। हो सकता है दोनों में रेसिप्रोकल एक्सचेंज भी हो जाए। क्रोमोसोमल पेयर नंबर 1 का एक सेगमेंट हटा, क्रोमोसोमल पेयर नंबर 3 पर जाकर वो अटैच हो गया और बदले में 3 का कुछ हिस्सा क्रोमोसोमल पेयर नंबर 1 पे आ गया। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस कह सकते हैं आप इनको, या आप इनको क्रोमोसोमल एब्रेशंस का नाम दे सकते हैं।
इस डायग्राम में आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि जो सेंट्रल जो कलर्ड पैच आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बार आपको दिखाई दे रही है जिसमें ABCDEF हमने लिखा है, वो नॉर्मल क्रोमोसोम है। और इस नॉर्मल क्रोमोसोम में एक तरफ हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में इन्वर्जन। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें CDE सीक्वेंस जो है वो इन्वर्ट हो गई है। नॉर्मल सीक्वेंस क्या थी? ABCDEF, और यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? ABEDCF। इसका मतलब CD और E 180 डिग्री पे रोटेट होके लग गया। इसी तरीके से दूसरे साइड में आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में अपर मोस्ट कॉर्नर पे देखेंगे डुप्लीकेशन। इसमें D जो जेनेटिक मार्कर है या जिसको आप जीन कह दें, वो डुप्लीकेट हो चुका है। इसी तरीके से डिलीशन में आप देखेंगे C डिलीट हो चुका है। लेकिन ट्रांसलोकेशन में जब आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम को लिया। एक क्रोमोसोम में जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो ABCDEF है और दूसरे में क्या है? IMNOPQ। अब कैसे पता चले कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है कि नॉन होमोलोगस? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते तो उनमें जेनेटिक मार्कर सेम ही रहते। वो अलग बात है कि कैपिटल A की जगह स्मॉल a मिल जाता दूसरे क्रोमोसोम पे, तो वो तो एलील को रिप्रेजेंट करता है। और अलील आपस में है क्या? अलील कुछ नहीं है, एक जेनेटिक कॉपी है जिसमें कोई म्यूटेशन हो गया है और उस वजह से वो काम अगर नहीं कर रही है तो हमने उसको रेसेसिव अलील बोल दिया। और क्योंकि कोई रेसेसिव है तो उसके कंपैरिजन में नॉर्मल जीन कॉपी को हमने डोमिनेंट अलील बोल दिया होता है। तो क्योंकि IMNOPQ ABCDE के ना तो रेसेसिव अलील हैं ना ही इनका कोई वास्ता है, इसलिए यहाँ से ये हमें क्लियर हो रहा है कि ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर इनमें आपस में कोई एक्सचेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। सो वन बाय वन हम कंसीडर करते हैं। जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला केस है डिलीशन। तो ये डिलीशन हो क्यों जाता है? डिलीशन किसी भी वजह से हो सकता है, रेडिएशन के इम्पैक्ट से हो सकता है, केमिकल्स, ड्रग्स, वायरसेस, ये सब कुछ रीजंस हैं जो डिलीशन करवा सकता है। अब डिलीशन कहाँ से हो सकता है? इस बेसिस पर क्रोमोसोम में किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पर डिलीशन हो रहा है, इस बेसिस पर डिलीशन को हम दो टाइप का कंसिडर कर लेते हैं। टर्मिनल यानी क्रोमोसोम के टर्मिनस से कोई हिस्सा डिलीट हुआ है, और दूसरा इंटरस्टिशियल, क्रोमोसोम के मिडिल पोर्शन में से अगर कोई हिस्सा गायब हुआ है या डिलीट हुआ है तो हम उसको इंटरस्टिशियल बोल देते हैं। ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो डिलीशन के इफेक्ट हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग में डिलीशन की वजह से कोई क्रोमोसोमल सेगमेंट अगर गायब होता है हो जाता है, तो सोचिए कि जैसे सपोज करिए क्रोमोसोम पेयर नंबर 5 और उसके शॉर्ट आर्म में से कोई डिलीशन हो गया, तो उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग में एक सिंड्रोम जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड क्राई ड्यू चैट। क्योंकि इसके जो पेशेंट बेबी होते हैं उनका जो क्राई होता है वो कैट लाइक होता है, बिल्ली के जैसा उनका रोना होता है। बट दिस इज नॉट ए डिजीज। व्हाट इज द डिजीज देन? डिजीज इज these patients are suffering from mental retardation and physical abnormalities that may be countless। क्योंकि जहां पर भी वर्ड सिंड्रोम आता है वहां पे कोई सिंगल सिम्टम नहीं होता। बट you should be very careful regarding these symptoms। सिम्टम्स सब सेकेंडरी है, आपको प्राइमरी जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखना है, क्योंकि हम जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि रीज़न क्या है, जेनेटिक इफेक्ट क्या है और जेनेटिक कॉज क्या है। हमारा जो दायरा है वो मेनली वहाँ पर फोकस होता है, न कि इस बात में कि नंबर ऑफ सिम्टम्स कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे। सिम्टम तो काफ़ी सारे ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर के बेसिस पे कई सारी डिजीज़ हो सकते हैं। कोरोना में भी फीवर है, फ्लू में भी फीवर है, और बहुत सारी जुकाम हल्की फुल्की होगी तो भी फीवर है, वायरल फीवर है तो भी फीवर है। तो बहुत सारे टाइप के केसेस में फीवर एक कॉमन सिम्टम है। उसी तरीके से क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम में भी कई सारे ऐसे सिम्टम्स होंगे जो दूसरे सिंड्रोम से भी हो सकता है मैच कर जाए, तो वहाँ आप परेशान मत होइएगा। आपको सिर्फ रीज़न पता लगाना और उसका इम्पैक्ट पता लगाना।
दूसरा जो ह्यूमन बीइंग में डिलीशन की वजह से प्रॉब्लम आता है, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, दैट इज कॉल्ड आई कैंसर। ठीक है, व्हाट हैपन इन रेटिनोब्लास्टोमा केस, actually there is a deletion in short arm of chromosome number 13. Because of that such kind of cancer is generated, जिसकी वजह से सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। That's it. Important point is कि डिलीशन की वजह से शूडो डोमिनेंस फिनोमेना बनती है। अब ये फिनोमेना है क्या, इसको हम समझते हैं कि सोचिए कि अगर दो अलील हैं, दोनों नॉर्मल है, कैपिटल ए, और एक अलील डिलीट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट। एक अगर डिलीट हो गया तो दूसरा वाला नॉर्मल अपना एमआरएनए बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनेगा तो एंजाइम बन जाएगा, तो फंक्शन होता रहेगा, और फंक्शन होता रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए एक हेटेरोजाइगोट है, डिलीशन हेटेरोजाइगोट, जिसमें एक कैपिटल ए है और दूसरा वाला स्मॉल ए, और कैपिटल ए वाला डिलीट अगर हो जाए तो स्मॉल ए जो कि म्यूटेटेड कॉपी है, वो नॉर्मल प्रोटीन तो बना नहीं सकता, लेकिन म्यूटेटेड प्रोटीन कॉपी तो बना ही सकता है, वो तो बनाएगा ही। एलोजाइम बोलते हैं, दो अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं उनको आपस में हम क्या बोलते हैं, एलोजाइम्स। तो ये एलोजाइम बनाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्लासिकली इसको एक टर्म दिया, शूडो डोमिनेंस, कि स्मॉल ए डोमिनेट तो कर रहा है, लेकिन किस पे कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा है, क्योंकि कैपिटल ए वहाँ पे है नहीं। इसलिए ये एक छद्म प्रभाविकता है, शूडो डोमिनेंस है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर यूजुअली हमारे घर में जो मुखिया होते हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, या जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वही सारे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर घर में कोई है ही नहीं, छोटा बच्चा है, तो डिसीजन उसी का होगा। तो इनडायरेक्टली वो शूडो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल डोमिनेट तो कर ही नहीं रहा, किसी कोई है ही नहीं वहाँ पे। डोमिनेट करने के लिए कोई दूसरा होना जरूरी है। सो द शूडो डोमिनेंस इज बेसिकली ड्यू टू डिलीशन। दैट इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कम्स डुप्लीकेशन। The origin of duplication lies in unequal crossing over. That is important thing. Unequal crossing over का मतलब ये हो जाता है कि जब दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलाइन करते हैं, तो उनमें जो होमोलॉजी जहाँ पर होती है, उस होमोलॉजी की वजह से कहीं से भी क्रोमोसोम में ब्रेकेज और रीयूनियन आता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन सोचिए कि अगर मिसअलाइंड क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम में मिसअलाइनमेंट के बावजूद भी कहीं से ब्रेकेज और रीयूनियन होता है, तो ऐसा संभव है कि एक क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया और वो हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम में चला गया, होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो हम बोलेंगे वहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, एक तरफ डिलीशन हो गया। यूजुअली डुप्लीकेशन और डेफिशिएंसी या डिलीशन मोर और लेस साथ साथ ही रहते हैं, और उसका कारण क्या है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसके दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम साइटोजेनेटिक मैपिंग करते हैं या हम साइटोजेनेटिक टेस्ट कर रहे हैं कि डिलीशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या देखते हैं, हम पैकाइटीन स्टेज को देखेंगे। और उस पैकाइटीन स्टेज या यूं कह लें कि प्रोफेज फर्स्ट को अगर जब हम देख रहे होते हैं और अगर हमें कोई लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो हमें ये शक होगा कि नॉर्मल सिचुएशन में लूप नहीं बनेगा, दैट लूप में बी ड्यू टू द डुप्लीकेशन। ये लूप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड डायग्राम में, जिसमें आप देख रहे हैं कि बी एंड सी डुप्लीकेटेड सेगमेंट है। तो ए बी सी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ए बी सी के साथ पेयर कर रहा है, डी भी दोनों आपस में पेयर कर रहे हैं, लेकिन जो बी सी डुप्लीकेटेड हिस्सा है वो पेयर नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो लूप आउट हो जाता है। ओके, तो ये बेसिकली डुप्लीकेशन लूप है। तो वो हमें तभी दिखाई देगा जब डुप्लीकेटेड सेगमेंट बहुत बड़ा होगा, तो लूप का साइज बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको ज़्यादा नोटिस कर नहीं पाते। अब रही बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन की, वो डिपेंड करता है कि डुप्लीकेटेड कॉपी कहाँ अटैच हुई है। अगर वो ओरिजिनल कॉपी के बिल्कुल पास में उसी ओरिएंटेशन में अटैच हुई है तो हम टेंडम डुप्लीकेशन बोल देते हैं।
अगर वो वहां पर रिवर्स ओरिएंटेशन लेके अटैच हुई है तो रिवर्स टेंडम, अगर वो उसी ब्रांच में कहीं दूसरी जगह गई है तो डिस्प्लेस्ड होमोब्रेकियल। ब्रेकिया मतलब आम, होमो मतलब सेम, तो डिस्प्लेस्ड क्योंकि वो टेंडम नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह जाके आ रहा है। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे कि जो डी और ई है, ये जो सेगमेंट है वो ए और बी के बीच में चला गया, और टेंडम में डी ई के बाद में डी ई या ई डी आ रहा है। तो क्योंकि सेम ब्रांच में डी ई 2 बार आ रहा है लेकिन अलग अलग जगह पे आ रहा है, इसलिए हमने उसको डिस्प्लेस्ड होमोब्रेकियल या डिस्प्लेस्ड ऑन सेम आर्म डुप्लीकेशन हमने बोला है। और इसी तरीके से अगर जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोमल ब्रांच में जाके ऐड हो जाता है तो हम उसको डिस्प्लेस्ड हेटेरोब्रेकियल डुप्लीकेशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन के जो जेनेटिक इफेक्ट है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इफेक्ट इज ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो नए जीन हैं उनके बनने की जो मैकेनिज्म है उनमें मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म यही है, डुप्लीकेशन फॉलोड बाय म्यूटेशन। अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा, सोचिए तो कोई प्रोकैरियोटिक है जिसके अंदर एक ही कॉपी है एक जीन की, और उसमें म्यूटेशन हो गया तो, और वो जीन वाइटली इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा है और अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो मर जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर उस जीन में म्यूटेशन हो गया तो उस इंडिविजुअल को मरना पड़ेगा। लेकिन सोचिए तो अगर डबल कॉपी होगी और एक कॉपी में म्यूटेशन होता रहे और एक कॉपी नॉर्मल रहे, तो जो नॉर्मल कॉपी हो जीने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, सर्वाइवल इंश्योर करेगी। और जो दूसरी कॉपी है जो जिसमें म्यूटेशन काफ़ी सारे हो सकते हैं लंबे टाइम तक, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक नया जीन बन जाए। सो बेसिकली duplication is the one of major mechanism involved in the origin of new genes and the gene family, you can say, especially gene family, gene clusters, tRNA rRNA के जो genes होते हैं, इन सब में बेसिक फिनोमेना कौन सी है? डुप्लीकेशन। ड्रोसोफिला के केस में भी देखा गया है कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर 16 है उसमें एक बैंड होता है ए, जिसको हम 16A बैंड बोल देते हैं। एक्स क्रोमोसोम में 16A बैंड होता है, और अगर उसका डुप्लीकेशन हो जाता है तो ड्रोसोफिला की आई का जो शेप है वो ओवल शेप ना होके स्लिट का फॉर्म लेना शुरू कर जाता है, यानी बार शेप होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट है। नेक्स्ट केस इज द इन्वर्जन। इन्वर्जन के केस में कोई भी सेगमेंट ब्रेक होकर 180 डिग्री से रीओरिएंट होकर वापस रीइंटीग्रेट हो जाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। अगर इन्वर्टेड सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर है तो हम उसको पेरीसेंट्रिक बोलते हैं, और अगर इन्वर्टेड सेगमेंट जो है उसमें सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रोमियर उसके बाहर की तरफ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक। जैसे कि आप पेरीसेंट्रिक के केस में देखेंगे डी ई सेंट्रोमियर एफ, और ये इन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैसे ऐड हो गया? ए बी सी एफ सेंट्रोमियर ई डी। दूसरे केस में आप देखेंगे पैरासेंट्रिक में बी सी डी डी सी भी आ रहा है, लेकिन सेंट्रोमियर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दैट्स द केस। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन की वजह से करैक्टरिस्टिक लूप बनते हैं, पैरासेंट्रिक में भी बनते हैं, पेरीसेंट्रिक में भी बनते हैं। अगर दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों में सेम पार्ट इन्वर्ट हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, होमोजाइगस है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है, यानी एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और दूसरे क्रोमोसोम में इन्वर्टेड सेगमेंट है, तो वहां पर एक करैक्टरिस्टिक लूप बनेगा, और उस लूप में भी अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात से तय होगा कि वो गैमेट नॉर्मल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे इन दोनों सिचुएशंस को डील करते हैं। जो ये गैमेट्स हैं
इन गैमेट्स का बनना तब तय होगा जब जो इन्वर्जन लूप है उस इन्वर्जन लूप से क्रोमेटिड सेग्रीगेट होंगे। तो क्या होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट के केस में, जब वो सेग्रीगेट होंगे तो उनमें 2 गैमेट्स ऐसे होंगे जिनमें सभी टाइप के जेनेटिक मार्कर या जीन्स अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि इस केस में ABCD लिया गया है, तो जो 4 गैमेट्स बनाए गए हैं वर्टिकल ओरिएंटेशन में, जो पहला है ABCD वो नॉर्मल है, और जो आखिरी वाला है DBCA, इसमें भी अगर आप देखें तो ओरिएंटेशन तो बदला हुआ है, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ जेनेटिक मार्कर है वो सेम है। AB है, BB है, CB है और DB है, यानी कोई डेफिशिएंसी नहीं है और डेफिशिएंसी नहीं है तो वो गैमेट भी वायबल रहेगा। लेकिन इनके जो बीच में आप देख रहे हैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के जो गैमेट्स हैं, एंड ऑफ मियोसिस सेकंड के नीचे आप देख पा रहे हैं, इनमें ABCA इस गैमेट में D गायब है और DBCD में A गायब है। तो जाहिर सी बात है इनमें एक हिस्से का तो डुप्लीकेशन हो रहा है, जैसे इसमें ABCA में A का डुप्लीकेशन है और DBCD में D का डुप्लीकेशन है, और दूसरे हिस्से का डिलीशन हो जा रहा है, जैसे ABCA में D नहीं है और DBCD में A नहीं है। और सोचिए तो कि जो जीन नहीं है अगर वो वाइटली इंपॉर्टेंट हो, मर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज 50% ऑफ गैमेट्स are non-viable. Okay. Now come to the next point, paracentric inversion loop. That is highly important. Paracentric inversion loop से जब क्रोमेटिड को सेग्रीगेट होना होता है एनाफेज के टाइम पे, तो ये सेग्रीगेट प्रॉपर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें एक ऐसा क्रोमेटिड बनेगा जो एसेंट्रिक होगा, यानी उसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं है, और सेंट्रोमियर नहीं है तो एनाफेज के टाइम पे पोल्स की तरफ ले जाने के लिए जो स्पिंडल फाइबर है वो इस पर अटैच हो नहीं पाता और ये किसी भी पोल की तरफ जा नहीं पाता और धीरे 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 ये मर जाएगा। तो एसेंट्रिक फ्रैगमेंट इज लॉस्ट। नाउ द सेकंड वन इज डाइसेंट्रिक फ्रैगमेंट। डाइसेंट्रिक फ्रैगमेंट इज व्हाट? दिस फ्रैगमेंट कंटेन्स 2 centromeres, and one of those centromeres is pulled to one pole and another one is towards another pole by means of spindle fibers. Because of such kind of tension, this dicentric bridge, or you can say dicentric chromatid, is basically ruptured, or you can say that is destroyed. Okay, that is broken. And because of that reason, this is broken, acentric broken and dicentric also broken. That means what? That means such kind of chromatids would not turn into viable gamete. Okay? तो जो viable gamete में सभी जो जीन्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन लूप की एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पैरासेंट्रिक जैसा हमने देखा कि इसमें रिकॉम्बिनेंट जिंदा नहीं रह पाता, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो उनके जो स्पेशल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है वो जिंदा नहीं बच पा रहे हैं, तो पॉपुलेशन में रिकॉम्बिनेंट का हमें कमी ही देखने को मिलती है। और इस वजह से हम कहते हैं कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो होता है वो क्या करता है? इट रिड्यूसेस द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जिन जिन में हो रहा है वो मारे जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो तो मारे जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और उम्मीद है आने वाले टाइम में भी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते रहेंगे। नाउ कम्स ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जैसा हमने कहा कि इट्स द क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसा कि आप इस सिचुएशन में देख पा रहे हो कि 2 नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम है अलग अलग कलर में शो कर रखे हैं, पर्पल कलर और ग्रीन कलर, और उनमें आपस में एक्सचेंज हो रहा है।
ये बेसिकली 3 टाइप का है, रेसिप्रोकल, सिंपल एंड शिफ्ट। शिफ्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने देखा होता है कि एक क्रोमोसोम के बीच में कट लगा के कोई दूसरा सेगमेंट इंसर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। सो मोस्ट कॉमन टाइप का यही होता है। ओके, रेसिप्रोकल का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि क्रोमोसोमल पेयर नंबर 1 से अगर थर्ड में ट्रांसफर होता है तो बदले में थर्ड का वो हिस्सा 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो रेसिप्रोसिटी इन द exchange is called reciprocal translocation। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो बात है ट्रांसलोकेशन की वो ये है कि ट्रांसलोकेशन में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा सिनेप्सिस के टाइम पे पैकाइटिन के आसपास, और एनाफेज के टाइम पे एक रिंग जैसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें भी इन्वर्जन की तरह डुप्लीकेशन डेफिशिएंसीज हैं जो आपको डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं, इस वजह से वो वायबिलिटी शो नहीं करते हैं। तो तकरीबन 1/3 जो गैमेट्स होंगे वो मारे जा चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन डेफिशिएंसीज, और जो 2/3 है वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सॉरी, 1/3 जिंदा रहेंगे और 2/3 जो होंगे वो मारे जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।